नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल S2 में। हम फिर से हाजिर हो गए हैं रिमेनिंग सीरीज़ को लेके हिस्ट्री सेटे के यूपी पीसीएस 2020 प्री के क्वेश्चंस के साथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 था वहाँ पे ही हमारा अभी पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप एक बार हमारा पुराना वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो आइए शुरू करते हैं। ये है निम्नलिखित जो सूची 1 है, सूची 2 के साथ इसको मिलान करना है कि ये पूरा स्थल है और ये कहाँ किस राज्य में या किस क्षेत्र में पाए गए हैं। तो बालू की बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले हड़प्पा पुरा स्थल आप सब जानते हैं क्या होता है। ये क्या है। ये हड़प्पा सभ्यता से परिचित ही होंगे। ये पूर्वोत्तर पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी यहाँ का 500 हेक्टेयर में फैला हुआ था, हरियाणा में है ये। और इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये 2500 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। ये सब आपको पता है। बालू में पौधे के प्रमाण मिले हैं और लहसुन के प्रमाण मिले हैं और ये हरियाणा में है। तो हमारा पहले का जो है वो तीसरा हो जाएगा। इसके बाद मांडा आते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का जो है पूर्वोत्तर स्थल है। और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, पी जोशी एक की थे, खोज की थी। कब खोजा था? 1976 और 77 के आसपास मांडा की खोज हुई थी। और ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ पे है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। अब इसके बाद हम आते हैं पाडरी पे। केरला नोधोरो भी बोलते हैं इसको। ये जो है तांबे की मछली पकड़ने का यहाँ पे हुक मिला है और ये गुजरात में है। पाडरी गुजरात में है ये। और नमक उत्पादन का यहाँ पे केंद्र भी मिला था। नमक उत्पादन का ये गढ़ माना गया था उस समय में। और लास्ट हमारा है हुलास। हुलास कहाँ पे मिला है? यूपी में है। यूपी में कहाँ पे है? सहारनपुर में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ज़रा सोचिए। सही आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया डी कि बालू का हरियाणा से, मांडा का जम्मू कश्मीर से, इसके बाद पाडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। अब आते निम्नलिखित में से कौन से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किन नेताओं ने भाग नहीं लिया था? किन नेताओं ने? तो इसमें MK गांधी हैं, सरोजिनी नायडू हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इन्होंने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और अकेले प्रतिनिधि के तौर पे महात्मा गांधी ने इसमें भाग लिया था। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की सदस्य तो थीं, लेकिन वो जो है ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस की सदस्य थीं। तो उसकी तरफ से जो है उन्होंने भाग लिया था, वुमेन कांग्रेस की तरफ से। और जो मदन मोहन मालवीय जी थे, ये जो है हिंदू महासभा की तरफ से गए थे। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही नहीं भाग ले पाए थे। और जो गोलमेज सम्मेलन है, इसका मकसद क्या था? उस समय 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30 से 32 तक चले थे। और इसका जो मेन पर्पस था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म होना था इंडिया में, उसी के लिए ये इसको बुलाया जाता था। तो इसमें हमारा सही उत्तर डी है। को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जजमानी है, ये सारी प्रथाएं हैं, 12 बलूट है, मिरासी है और अडाडे है। ये इसका संबंध किस किस जगह से है? तो आइए हम जानते हैं। तो जो जजमानी है, जजमान जो है एक संस्कृत का शब्द है, त्यागी संरक्षक जिसका मतलब होता है। और ये जो है कर्मकांड, जितने पुजारी कर्मकांड कराते थे उनके लिए ये प्रयोग में आता था। तो ये उत्तर भारत का है। तो ये से हमारा सही उत्तर जो है इसका ये पहला हो जाएगा। 12 बलूट क्या है? ये 12 बलूट जो है एक कास्ट बेस्ड नौकर उपलब्ध कराए जाते थे पहले ज़माने में। तो कास्ट के बेसिस पे ही ये जो है किसानों को और इन सब को जो है उपलब्ध कराए जाते थे। जैसे जोशी, गौरव और तेली, कुम्हार, कोलो, ये सब जो है इसमें थे। तो ये जो है महाराष्ट्र में चलता था और गांव के लोगों को ये प्रदान किया जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र में 12 बलूटेदार एक लोग इनको बोलते थे, 12 बलूट या 12 बलूटेदार।
तो इनको जो है गांव के किसानों को सेवाओं के लिए लोगों को प्रदान करते थे। इसके बाद हम मिरासी जो है ये तमिलनाडु में पाए जाते थे और अडाडे कर्नाटका में पाए जाते थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, 1, 3, 4 और 2। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार उनको कालों के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन है और विवादित भी है, और जो इसका लोक सेवा आयोग का इतिहास रहा है वो हमेशा विवादों का रहा है कि ऐसे क्वेश्चन वो पूछते रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना होगा कि अभी तक कितने विवादित प्रश्न आ चुके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, मैं उस पर भी एक सीरीज़ आपको बना के प्रस्तुत करूँगा। तो आइए देखते हैं फतवा-ए जहांदारी। फतवा-ए जहांदारी ये किसने लिखा था, कब लिखा गया था, इनका काल क्या है? इतिहासकारों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है। इसको तो वैसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था और ये दिल्ली सल्तनत में ये काम करते थे। ये जो 1285 और 86 के आसपास जो है बलवन के शासनकाल में ये पैदा हुए थे, और मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी 1357 में। 1357 में इनकी डेथ हुई थी। तो इन्हीं के बीच में लिखा गया है, लेकिन एग्जैक्ट ये फतवा जहांदारी का इसमें उल्लेख नहीं आता है कि इन्होंने किस जो है सन में लिखा है। शरीयत के अनुसार जो सरकार है उसका कानूनी पक्ष का वर्णन किया था। मुस्लिम शासकों के लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया था। इन्होंने महमूद गजनवी को आदर्श मुसलमान बताया था, और गयासुद्दीन तुगलक के जो शासनकाल में इनको जो है बरनी को एक बहुत उच्च सम्मानित स्थान प्राप्त था। और बरन जगह थी, बरन कहाँ पे थे? यूपी में बुलंदशहर के आसपास की जगह है बरन, वहीं के निवासी थे, तो वहाँ से इन्होंने अपना नाम बरनी कर दिया। इसके बाद हम दूसरा आ जाते हैं पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा विवाद है। कोई बोलता है 13वीं सेंचुरी में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो का निर्माण किया था, और इनके मित्र थे ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, और पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में लिखा था। चंद्रवरदाई का भी जो अगर जीवन परिचय जाने तो ये जो है 1149 में ये पैदा हुए थे और 1200 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी। तो इसके बीच में ही ये भी लिखा गया था। इसके बाद आते हैं हम किताबुल हिंद पे। किताबुल हिंद किसने लिखा था? इसको बोलते थे तहकीके हिंद भी बोला गया था। इसको अल बरूनी ने लिखा था। अल बरूनी जो है, और ये जो अल बरूनी था उसकी खासियत ये थी कि पुराणों का जो अध्ययन था करने वाला ये पहला मुसलमान था, और ये 1017 से 1030 ईस्वी तक ये लिखा गया था। इसका प्रमाण तो मिलता है, और ये जो है फ़ारसी में लिखा था इसको। और महमूद गजनवी का जितना लूटपाट था और उसके आक्रमण था उसकी समालोचना इसमें की गई है, और भारतीय सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का वर्णन है। तो ये एग्जैक्ट है कि 1030 के आसपास इसका वर्णन आ जाता है कि 1017 से 1030 के बीच में लिखा गया है। इसके बाद है तबकात नासिरी। तबकात नासिरी किसने लिखी? इसके रचयिता जो थे मिनहाज उस सिराज थे। इन्होंने जो है इनका भी जो जन्म मृत्यु के आधार पे ही हम डिसाइड कर सकते हैं। 1193 में इनका जन्म हुआ था और 1254 में इनकी मृत्यु हुई थी, और 1260 ईस्वी तक की घटनाओं का इसमें वर्णन है, और इस पक्षपातपूर्ण वर्णन करते हैं। गौरी और इल्तुतमिश का ये पक्षपातपूर्ण वर्णन करते हैं, और बलवन की ये प्रशंसा करते हैं। तो ये कालानुक्रम में थोड़ा सा कंट्रडिक्शंस हैं, इसमें अलग अलग ऑप्शन आता है। इसमें कोई जो है बी ऑप्शन सही कहता है और कोई डी ऑप्शन सही कहता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। इसमें सूची 1 है, इसमें पुस्तक हैं, और सूची 2 में लेखक दिए गए हुए हैं। पुस्तक कौन सी है? पहली द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन है, फिर गीता रहस्य है, द नेशन इन मेकिंग है, इंडिया विंस फ्रीडम है। तो द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखा था, और लाला लाजपत राय मांडले एक वर्मा में जेल है, वहाँ पे ये निर्वासित थे। उस 1907 में जो पंजाब में असंतोष बढ़ रहा था, बढ़ता जो असंतोष था पंजाब में, उसके मुख्य कारणों की इन्होंने चर्चा की है इसमें।
और 30 का आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। गीता रहस्य, गीता रहस्य किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक कौन से थे? ये भी मांडले जेल में जब बंद थे तो इन्होंने लिखा था। इनको जो है सब प्रेम से लोकमान्य तिलक भी कहते थे और अंग्रेज इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बुलाते थे कि ये जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हैं। और इनके अनुसार कर्मयोग का वर्णन किया गया है, निष्काम कर्मयोग का। और जो ये 2 पार्ट में इन्होंने लिखा है, पहला पार्ट है गीता अनुवाद का और दूसरा है गीता की दार्शनिक व्याख्या की हुई है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी। इसके बाद आ जाएगा अ नेशन इन मेकिंग, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऊपर है, जो उन्होंने जीवन के आखिरी साल में लिखा था। इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखा था और भारत के स्वतंत्र होने पर ये उनके व्यक्तिगत अनुभव के बेसिस पे ही है। ये स्वतंत्रता के विचार भी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये लाजपत राय, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, आ नेशन इन मेकिंग जो है हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और लास्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया 8 नंबर। तो ये है कि निम्नलिखित में से 1755 में डिडुंगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी? नंजराज, हैदर अली, देवराज और चिक्का कृष्णराज। तो डिडुंगल मैसूर में जो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना थी वो जो है हैदर अली ने की थी। ये नंजराज ने 1755 में हैदर अली को डिडुंगल का जो है फौजदार बनाया, इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर। और कृष्णराज राजा प्रथम की जो है शासन में ये प्रधानमंत्री थे और इनको बाद में चिक्का कृष्णराज ने हैदर अली को प्रमोट करके मुख्य सेनापति भी बना दिया था। और 1760 में हैदर अली ने नंदराज की हत्या कर दी थी और शासन पे कब्जा कर लिया था। विजयनगर के समकालीन इन्होंने मैसूर राज्य का उदय किया। इसके बाद देवराज जो है चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में राज्य की जो वास्तविक सत्ता था वो इन्हीं के पास थी और इसके बाद जो है नंजराज के हाथ में थी। और जो मैसूर था वो वाडियार वंश का शासन था मैसूर पे और इनके अंतिम शासक की जो कौन थे वो चिक्का कृष्णराज थे। तो ये हमारे आंसर हो गया। तो इसमें सही उत्तर जो है हैदर अली हो गए। डिडुंगल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की जो स्थापना थी वो हैदर अली ने की थी। नीचे दिए गए 2 कथन हैं जिनमें एक ए है, दूसरा कारण है। पहला है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी और जिसके कारण किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ये है इसका आंसर फिर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अलग अलग था और अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी हो गई और महालवाड़ी हो गई है। और जो वो स्थायी बंदोबस्त, इसका नाम इस्तमरारी भी था, जो 1790 में 10 साल के लिए लागू हुआ था और जो है बाद में 93 में इसको 1793 में ये स्थायी कर दिया गया था। तो स्थायी बंदोबस्त था, ये बहुत जो है डिफ़िकल्ट वाला था। क्यों था? क्योंकि जो 10/11 भाग था वो उस पर जो सरकार को लगान देना था किसानों को और जो बचा 1/11वें पार्ट का बचा उसमें जमींदार का था। और इसको जो है कॉर्नवालिस ने लागू किया था। कॉर्नवालिस ने लागू किया स्थायी बंदोबस्त को और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था और यूपी, कर्नाटक में भी हुआ था। और कॉर्नवालिस के बारे में आप जानते ही हैं कि जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, उसके जो जन्मदाता थे वो कॉर्नवालिस ही थे। इसके बाद इन्होंने दूसरा व्यवस्था जो है अलग अलग में रैयतवाड़ी दिया। रैयतवाड़ी जो है थॉमस मुनरो, और ये जो है 1820 में मद्रास में, बम्बई में, असम में, ये जो है यहाँ पे इन्होंने कुछ भागों में इसको लागू किया था। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 1792 में सबसे पहले ये लागू हुई थी। 12 महल में, मद्रास की जो एक 12 महल जगह है वहाँ पर ये लागू हुई थी। और उसमें जो है इसमें है कि 50% भूभाग पे जो है वो कब्जा रहता था और इसमें जो भू मालिक था वो पंजीकृत भूमिदार अथवा किसान ही था और किसान ही स्वयं जो है भू राजस्व की अदायगी के लिए उत्तरदायी भी होता था।
ठीक, इसके बाद आते हैं महालवाड़ी पे। महालवाड़ी जो है हॉल्ट मैकेंजी ने सबसे पहले लागू किया था, बाद में फिर इसका विरोध हुआ। हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में लागू किया था और यूपी में लागू किया, एमपी में लागू किया और पंजाब में लागू किया इसको। और ये व्यवस्था आगरा में है, मध्य प्रांत में है और 30% भूभाग पे इस पे कब्जा था। और यही कारण था कि भारत के जो किसान थे वो अलग अलग उनमें वर्ग बन गए थे। और इस महालवाड़ी में ग्राम स्तर पे जो मेन काम था वो भू राजस्व का बंदोबस्त करना होता था। तो ये बना है महाल। महाल मतलब होता है गांव या क्षेत्र। तो महाल के जमींदारों और प्रधानों से ये बंदोबस्त कराया गया था। और गांव का जो मुखिया था उसको लंबरदार कहते थे। और गांव के जो प्रमुख किसान की भूमि से बेदखल करने का अधिकार था गांव के जो प्रमुख थे उनको। और जो तीनों व्यवस्थाएं थीं वो सरकार के लिए ही बनी थी कि उनको मैक्सिमम टैक्स दिया जा सके, मैक्सिमम वो वसूली कर दें, जिसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा आगे आने वाले टाइम में। पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया, जो है कृषकों की दरिद्रता बढ़ती गई, नए जमींदारों का उदय हो गया और जो वाणिज्यीकरण कृषि का शुरू हुआ वो इसी के बाद से ही शुरू हुआ था। जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक जो है वो अबुल हसन कुतुब शाह था। ये जो है अपने वंश का 8वां और अंतिम शासक था। इनका वंश कौन था? कुतुब शाही वंश था। और मुगलों को इन्होंने कर देने से मना कर दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने गोलकुंडा पे अधिकार कर लिया। अब ये सिकंदर आदिल शाह कौन थे? ये भी जो है बीजापुर के आखिरी सुल्तान थे जो 5 साल की उम्र में जो है सुल्तान बने थे। ये 1672 से लेके और 1686 तक इन्होंने शासन किया था। और औरंगजेब ने इन पे भी कब्जा कर लिया था और ये जो है इनकी जो राजवंश था उनको ख़त्म कर दिया था। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है, 1668 के आसपास इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 5 साल में ये शासन करने लगे थे। इसके बाद ये अली आदिल शाह कौन है? अली आदिल शाह का जो पूरा नाम है वो इब्राहिम आदिल शाह II था। ये बीजापुर के थे और इनके टाइम पे वो स्वर्णिम युग में था और इन्होंने राज्य को मैसूर तक फैलाया था। ये 1570 के आसपास इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1627 तक इन जो है ये थे। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर हम आते हैं शायस्ता खान। शायस्ता खान कौन है? शायस्ता खान ये जो है इसका जो पूरा नाम था वो मिर्ज़ा अबू तालिब था। ये औरंगजेब के मामा थे और दक्कन पे ये शासन भी किए थे। इनकी जो उम्र लगभग थी ये 1600 लेके 1694 तक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। अब लिखित में से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था और अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अबुल फजल की एक किताब उन्होंने लिखी है। ये अबुल फजल जो थे अकबर के नौरत्न थे। उसमें ये मध्यकालीन युग के ऐसे शासक थे जिन्होंने लड़कियों और लड़कों की एक विवाह की आयु को निर्धारित भी किया था। लड़कों की 16 साल और लड़कियों की जो है 14 साल उम्र निर्धारित कर दी थी। और बाल विवाह रोकने के लिए इन्होंने तुरबेग नामक एक अधिकारी की नियुक्ति भी किया था। तुरबेग अधिकारी बनाया था जो बाल विवाह को रोकता था। और विवाह के लिए माता पिता की अनुमति के साथ साथ दूल्हा दुल्हन की भी सहमति को भी आवश्यक कर दिया था। और 1587 में विधवा पुनर्विवाह कानून भी अकबर ने ही बनाया था। और बहुपत्नी विवाह की प्रथा को भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वो आंसर क्या है? सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए। इसमें अधिकारी है और उनके कर्तव्य क्या क्या हैं। दीवाने तन एक्चुअली दीवान की सहायता के लिए जो एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी उसको दीवाने तन कहा जाता था। इसका काम था वेतन और जागीरों को देखभाल करना, जागीर और वेतन का देखभाल करना। तो ये पहले का तो बिल्कुल सही हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। मुस्तारफी क्या था? राज्य की जो आय व्यवस्था था उनका निरीक्षण। और मुशरिफ हैं, ये राजस्व सचिव हुआ करते थे, मतलब कार्यालय संभालने का जो इनका काम था ये मुशरिफ लोगों का होता था। और वकियानवीस जो थे वो क्या थे? वो सूचना अधिकारी थे, मतलब प्रमुख घटनाओं और फरमानों को जो सूचीबद्ध करने का काम था वो वकियानवीस का हुआ करता था। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा।
तो मित्रों, आज का ये 10 क्वेश्चन का सीरीज़ का ये आखिरी क्वेश्चन था। अब हम नए क्वेश्चन पे, अभी इसमें कुछ बचे हुए हैं, उनके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तो आपको कैसा लगा हमारा ये जो सेगमेंट था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।